Assalamualaikum dear students. Welcome to you in the world of economics. Today is the first lecture of your ATP economics syllabus. It is about the nature of economics. What is economics? Economics studies how individuals, households, firms, industries and government take decisions relating to the allocation of limited resources to productive uses so as to derive maximum gain or satisfaction. जैसे कि हम जानते ही हैं, हाँ इंडिविजुअल्स हों, हाउस होल्ड हों, फर्म्स, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट हो, सबके सामने एक बहुत अहम मसला ये है कि उनके पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जिन यूजेस के लिए वो अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चाहे यहाँ इकोनॉमिक्स इन तमाम इकोनॉमिक एजेंट्स की मदद करती है कि किस तरह वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव यूजेस के लिए इस तरह एलोकेट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकें, मैक्सिमम गेन हासिल कर सकें। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स is determined by the three factors. It is determined by the definition of economics and by the factor whether economics is an art or a science and whether it is a positive or a normative science. हम इन तीनों फैक्टर्स के बारे में बारी बारी स्टडी करेंगे। So first of all, how the economist has defined the economics as a science. So the definitions of economics. According to Adam Smith, economics is the science which treats of wealth. गोया प्रोफेसर एडम स्मिथ जो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बानी हैं और इसके अलावा जो है उन्हें जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो सब का सब जो है वो वेल्थ से डील करती है। इस हिसाब से देखें तो हम उनकी इस डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कंजप्शन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। गोया प्रोफेसर एडम स्मिथ के मुताबिक economics is a subject which deals the consumption, production, exchange and distribution of wealth. क्या सबसे पहले तो वेल्थ का कंसेप्ट क्लियर होने की ज़रूरत है। वेल्थ से मुराद महज जो है वो मनी नहीं है, रुपया पैसा या कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वेल्थ से मुराद हर वो वैल्यूएबल चीज़ है जो कि आपके लिए अफादियत रखती है, यूटिलिटी रखती है, जो कि आपकी किसी भी नीड को पूरा कर सके, वो इकोनॉमिक्स की टर्म में वेल्थ कहलाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द कंजप्शन ऑफ वेल्थ। कंजप्शन ऑफ वेल्थ में इकोनॉमिक्स जो है वो कंज्यूमर की हेल्प करती है कि वो किस तरह जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह कंज्यूम करे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके। इन द सेम वे इन द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, wealth is produced by the 4 factors of production. They are labor, capital, land and entrepreneurship. इकोनॉमिक्स इस बात को एनालिसिस करती है कि किस तरह इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकते हैं, या हम फर्म्स के बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करते हैं। एंड द एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, अफराद जाहिर है अपनी ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें खुद पैदा नहीं करते, कोई फ़र्द भी जो है उसको जो है वो खुद कफालत का अमल जो है वो हासिल नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में जो है अफराद अपनी ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें पैदा करने के बजाय बस कोई एक ही कमोडिटी और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ज़रूरत की बाकी कमोडिटीज़ जो है वो दूसरों के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह एक्सचेंज ऑफ वेल्थ का अमल जो है वो सामने आता है।
बिल्कुल इसी तरह जो है ना सिर्फ अफराद बल्कि जो अक़वाम भी हैं वो भी आपस में जो है वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करती रहती हैं, जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स वगैरह। हम ये सब कुछ जो है वो एक्सचेंज ऑफ वेल्थ में जो है वो देखते हैं। इन द सेम वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ जिन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से प्रोड्यूस की जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हीं में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट के तौर पर। According to Professor Alfred Marshall, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of welfare. प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की इस डेफिनेशन के मुताबिक पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ से, और ये आप कह सकते हैं कि एक सोशल साइंस है। अगर हम इसके 3 ये मेन पॉइंट्स देखें तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है। और फिर इसी तरह जो है इकोनॉमिक्स न सिर्फ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कवर करती है बल्कि इसके साथ साथ ये सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी कवर करती है। ये इन दोनों पर जो है वो को डिस्कस करती है, दोनों पर बहस करती है। फिर इसके अलावा प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया उसकी जो है वो एक ख़ास खसूसियत ये भी है कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मकसद जो है इट इज़ द अटेनमेंट ऑफ मटीरियल वेलफेयर। उन्होंने मटीरियल वेलफेयर पर जो है वो कंसनट्रेट किया, जबकि इससे पहले जो हमने प्रोफेसर एडम स्मिथ की तारीफ पीछे पढ़ी, उन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है वो जस्ट कहा कि इट इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। वो हम इसमें सारी की सारी जो है वो वेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। इसमें उन्होंने किसी भी किस्म की ह्यूमन वेलफेयर का जो है वो इसमें जिक्र नहीं किया, जबकि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक तमाम तर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मकसद ही जो है वो मटीरियल वेलफेयर है। अगरचे प्रोफेसर एडम स्मिथ ने भी जो तारीफ बयान की थी उस पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि उन्होंने मुसलसल जो है वो वेल्थ का जिक्र किया, जैसे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इससे ऐसा दिखाई दिया गोया कि इकोनॉमिक्स की जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिहाज से जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये सिर्फ जो है वो वेल्थ की किस डिफरेंट जो है वो फेजेस के बारे में बात करती है। जबकि प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने जब इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन पेश की तो इससे उन तमाम तर जो है जो मिसकंसेप्शंस थे इकोनॉमिक्स के बारे में जो कि प्रोफेसर एडम स्मिथ की तारीफ से पैदा हुए थे वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो गए। लेकिन खुद उनकी इस तारीफ में कि उन्होंने कहा कि अटेनमेंट ऑफ मटीरियल वेलफेयर भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा कंसेप्ट है जिसको जो है वो आप साइंटिफिकली जो है वो प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट लोगों की वेलफेयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट गुड्स में होती है, इसलिए वेलफेयर के कंसेप्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो साइंटिफिकली बयान नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर रॉबिन्स की इकोनॉमिक डेफिनेशन सबसे ज़्यादा जो है वो कंप्रिहेंसिव जो है कंसीडर की जाती है, क्योंकि उन्होंने इसमें एक ऐसी इकोनॉमिक रियलिटी को बयान किया जिसका एक्सपीरियंस हम सब लोग करते हैं, ना सिर्फ हम यानी कि आम इंडिविजुअल्स बल्कि हाउस होल्ड्स भी, फर्म्स भी, गवर्नमेंट भी, सब के सब जो है वो इस इकोनॉमिक रियलिटी का सामना करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, economics is the science which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means which have alternative uses. कोया इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जो उस वक्त पैदा होता है कि जब हमारे जो मीन्स हैं वो स्केर्स हों और हमारे पास मल्टीपल एंड्स यानी बहुत सारे हमारे मकासद हों, लेकिन उन मकासद को पूरा करने के जो ज़राई हैं, जो मीन्स हैं, वो कम हों। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा मसला है जो कि हमें हर फर्द को दरपेश है। यहाँ ये बात मैटर नहीं करती कि मीन्स जो हैं वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कितने हैं। हो सकता है किसी के पास जो है वो बहुत ज़्यादा मीन्स हों, लेकिन वो उसकी जो हैं वो एंड्स, उसके मकासद, उसकी ख्वाहिशात की निस्बत जो हैं वो हमेशा कम होते हैं। गोया उसको हमेशा
कम ज़राए और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे जो है वो मकासद का सामना होता है। और ये सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ अफराद को बल्कि इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नेशंस को भी यही सूरत हाल दरपेश होती है। दुनिया का कितना ही अमीर तरीन शख्स क्यों ना हो, उसको भी इसी मसले का सामना होगा कि उसके पास बेशक वसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, उसके पास मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके पास अगर देखें जो उसके पास जो ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात के मुकाबले में उसके ज़राए, उसके प्रोडक्टिव मीन्स यकीनन कम हैं। और कहते हैं ना कि जैसे बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी निकले, तो ऐसे कि जितनी भी जो है वो ख्वाहिशात पूरी कर ली जाएं, ये दोबारा जो है वो पैदा हो जाती हैं। इसलिए ज़राए कितने ही अनलिमिटेड क्यों ना हो, ये हमेशा जो है वो ख्वाहिशात के मुकाबले में कम ही रहती हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स की तारीफ से देखा जाए तो हमें चंद पॉइंट्स जो हमारे सामने आते हैं, दीज आर दी 4 फैक्टर्स। मल्टीपल एंड्स, इंसान की जो हैं वो मकासद, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसके जो एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि अनलिमिटेड हैं। और इनकी जो है वो एंड्स, जो हमारी जो मकासद हैं, इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से डिफरेंट है। जाहिर है कि इंसान के पास बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन सब एक जैसे इंपॉर्टेंस के यहाँ मिलेंगे, बाज़ कम अहम है, बाज़ ज़्यादा अहम है। जैसे कि एक इंसान की जो ज़िंदगी के सर्वाइवल के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ये जो है वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि इसकी निस्बत जो है वो उसकी वो अगर कंफर्ट्स अवेल करना चाहता है या लग्जरीज अवेल करना चाहता है तो वो निस्बतन कम अहमियत की हामिल है। स्केर्स मीन उसके पास जो है वो वसाइल जिनकी मदद से वो अपने इन एंड्स को पूरा कर सके, वो निस्बतन जो है वो कम शाब हैं, स्केर्स हैं। एंड्स को यानी ख्वाहिशात को पूरा करने के जो मीन्स हैं वो हो सकते हैं हमारी आमदनी है, और इसके अलावा तमाम तर प्रोडक्टिव मीन्स इसमें शामिल होते हैं। फिर इसके अलावा के मीन्स के जो हैं देयर आर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स, मीन्स के जो हैं वो अल्टरनेटिव यूजेस जो हैं वो पॉसिबल हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को किसी एक ख़ास जो है वो एंड या ख़ास मकसद को ही पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इनको मुख्तलिफ किस्म के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप एक मीन को किसी एक वांट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरी वांट्स को पूरा करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये 4 फैक्टर्स, मल्टीपल एंड्स, डिफरेंस इन इम्पोर्टेंस, स्केर्स मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन, ये 4 फैक्टर्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होता है, और इसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। नाउ हियर वी विल study the second factor of the nature of economics. First we have studied the definition of economics. Now we will study whether economics is an art or a science. First of all, we will study what is science and what is art. Then we will decide whether the economics is an art or a science. Science deals with systematic studies that shows the cause and effect relationship. It is in science, facts and figures are collected and are analyzed systematically to arrive at any certain conclusion. Art is the practical. What is art? Art is the practical application of scientific principles. Science lays down certain principles while art puts these principles into practical use. It is said that knowledge is science and action is art. गोया साइंस जो है वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करती है और एक सिस्टमेटिकली वे में जो है वो स्टडी करती है। कॉज यानी किसी भी शय की वजह का पैदा होना, और ये कमोडिटी जो है वो आगे क्या असर रखती है। कॉज और इफेक्ट में जो है वो रिलेशनशिप देखती है। इनफैक्ट जो प्योर साइंसेस हैं जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी जितनी भी नेचुरल मटेरियल से डील करती हैं, ये भी हर मटेरियल का कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करती हैं, और इसको जो कि सिस्टमेटिकली एनालिसिस भी किया जाता है, फैक्ट्स और फिगर इनके बारे में इकट्ठे किए जाते हैं, और तब जो है किसी सर्टन कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। लॉज फिर फार्मूलेट किए जाते हैं, और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किए जाते हैं किसी भी साइंस से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स भी जो है उसमें हम देखते हैं कि सब के सब फैक्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं।
वो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। एंड व्हाट इज आर्ट? अगर आर्ट को हम देखें तो आर्ट साइंस जितने भी हमें रूल्स, रेगुलेशंस, फार्मूलाज और लॉज देती है, इनकी जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जाती है, इट इज नोन एज द आर्ट। एंड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अगरचे ये प्योर साइंस नहीं है जैसे कि बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह, क्योंकि ये सोशल साइंस है, ये ह्यूमन बीइंग के एक इकोनॉमिक जो बिहेवियर है उसको स्टडी करती है, इसलिए ये सोशल साइंस कहलाती है। लेकिन ये साइंस कहलाने की पूरी तरह हकदार है। देयर आर द डिफरेंट फैक्टर्स ड्यू टू विच वी कॉल इकोनॉमिक्स आ साइंस। द फर्स्ट वन, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इकोनॉमिक्स में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स की कलेक्शन के बाद, उसका सिस्टमैटिक एनालिसिस करने के बाद डेवलप किए जाते हैं। Like in science, it is based on the formulation of theories and laws. इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सब के बारे में जो है वो बहुत सारी थ्योरीज और फार्मूलाज जो हैं वो पेश किए गए हैं, जो कि इन तमाम इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे कंज्यूमर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, इन सबको जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह ये अपनी फील्ड में मैक्सिमम वेलफेयर हासिल कर सकते हैं। It deals with the cause and effect relationship. अगरचे ये साइंस की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप बयान पेश करती है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है इकोनॉमिक्स भी हमेशा कॉज और इफेक्ट में जो है वो रिलेशनशिप से डील करती है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक आर्ट भी है, बिकॉज इकोनॉमिक थ्योरीज आर यूज्ड टू सॉल्व वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। हम देखते हैं कि हर मुल्क बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का शिकार है। इस तरह अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें तो ये भी बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का उनको फेस कर रही है। चुनांचे इकोनॉमिक्स तमाम तर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत सारे आपको मेजर्स देती है, बहुत सारे जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ आपको डिटरमिन करने में हेल्प देती है जो मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है वो डेफिसिट में चले जाना है, ये सब के सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स आपको पॉलिसीज़ देती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है। वो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट। सो वी कैन कंक्लूड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स को हम साइंस इसलिए भी कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या इकोनॉमिक एजेंट हो, इकोनॉमिक्स उसके बारे में तमाम तर फैक्ट्स और फिगर का मुकम्मल तौर पर स्टडी भी करती है और उनका आपस में सिस्टमेटिक एनालिसिस करके उनके बारे में रूल्स, रेगुलेशंस और फार्मूलाज भी बनाती है। लेकिन फिर यहीं पर इकोनॉमिक्स का काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ अगर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होता है तो इकोनॉमिक्स साइंस की हैसियत से उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह उसके फैक्ट्स को इकट्ठा करती है, उनका एनालिसिस करती है और एक पॉलिसी और एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। नाउ द थर्ड important factor which determine the nature of economics, it is whether economics is a positive or a normative science. First we will discuss what is meant by the positive science and what is meant by the normative science. A positive science may be defined as a body of systematic knowledge concerning what is. A normative science as a body of systematic knowledge relating to the criteria of what ought to be. What ought to be क्या होना चाहिए, and what is क्या है, and concerned with the ideals. ये आइडियल से डील करती है। गोया हम कह सकते हैं पॉजिटिव साइंस एक ऐसी नॉलेज से डील करती है जो कि कंसर्न होती है व्हाट इज, यानी इट डील्स विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट डिस्क्राइब द फैक्ट्स एज दे आर। ये फैक्ट्स और फिगर्स को कैसे बयान करेगी, जैसे ही वो हैं, एज दे आर, जो का तू बयान कर देगी। पॉजिटिव साइंस अपनी तरफ से एक भी लफ्ज का इजाफा नहीं करती।
बल्कि फैक्ट्स और फिगर को जूं का तुम बयान कर देती है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस तमाम फैक्ट्स और फिगर को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इश्यू और इवेंट को एक खास पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करती है। उस खास पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने के बाद ये डिसाइड करती है व्हाट आउट टू बी एंड व्हाट नॉट आउट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मेटिव साइंस जो है वो डिसाइड करती है। गोया आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइंस जो है वो जस्ट फैक्ट्स और फिगर्स को एनालिसिस करके उनको बयान कर देती है, जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस है वो हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। एंड नाउ what is about the economics? Either it is a positive economics or it is a normative economics. In fact, economics is not only a positive but also a normative science. According to Professor Robbins and Friedman, they consider the economics as a positive science. और इस सिलसिले में क्या आर्गुमेंट्स देते हैं? उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस। उनका ख्याल है कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें किसी भी किस्म की मॉरलिटी की और जो है तमाम तरह एथिकल जो क्वेश्चंस है उनकी जो है वो कोई जगह नहीं है, बल्कि ये तो जस्ट लाइक अ प्योर साइंसेस। जैसे कि प्योर साइंसेस, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जब मैटर से डील करते हैं तो ये अपनी तरफ से कोई राय नहीं देते, बल्कि मैटर जैसे जो है वो रिएक्ट करता है, ये जस्ट उसको फैक्ट्स और फिगर्स को एज दे आर बयान कर देते हैं। इस तरह इकोनॉमिस्ट का भी यही काम है कि वो फैक्ट्स को एज से जो है वो बयान करते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ये एंड्स की जो है उसके बारे में मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करता है कि क्या वो अच्छे हैं या के बुरे हैं। अगर एक फर्द अपनी इनकम से जो है वो वाइन खरीदना चाहे या अपनी इनकम से जो है वो कोई अच्छी सी जो है वो एथिकल जो है वो बुक खरीदना चाहे, तो ये टोटली जो है वो उस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में इकोनॉमिक्स जो है उसको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, इन तमाम कमोडिटीज़ की खा वो सेहत के लिए मुज़र हैं, खा वो जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उनकी डिमांड क्रिएट होती है और उनकी सप्लाई भी क्रिएट होती है, देन इट इज़ एन इशू ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इस चीज़ से कतई बहस नहीं करती कि क्या कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, बस इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स एजेंट से डील करती है। सो द इकोनॉमिस्ट हैज़ नो राइट टू पास जजमेंट ऑन द विजडम और फॉली ऑफ द एंड्स इटसेल्फ। ही इज simply concerned with the problems of scarce resources in the relation to the end's desire. It seeks to explain what actually happens and not what ought to happen. गोया एक इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक इवेंट्स पर, इकोनॉमिक जो है वो एक्टिविटीज़ पर किसी भी किस्म के कमेंट्स पास करने का उसके पास राइट ही नहीं है। रॉबिन्स और फ्रेडमैन के मुताबिक इकोनॉमिस्ट का काम सिर्फ यही है कि वो देखे कि किस तरह जो है वो जो बहुत ज़्यादा हमारे एंड्स हैं या हमारे बहुत ज़्यादा वांट्स हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरे किए जा सकते हैं। गोया इट इज़ अ साइंस ऑफ चॉइस। और दरहकीकत में ये फैक्ट्स को ऐसा बयान कर देता है कि हकीकत में क्या चीज़ वकूफ़ पज़ीर हो रही होती है, और इस चीज़ से इसका कोई इलाका नहीं कि कमोडिटीज़ को या तमाम तर जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको किस तरह जो है वो होना चाहिए था। गोया कि इकोनॉमिस्ट की ये जो है वो कैटेगरी जिसमें रॉबिन्स और फ्रेडमैन शामिल हैं, ये इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस कंसीडर करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मार्शल, पीगो, हॉर्टे एंड फ्रेजर, इनके मुताबिक, और भी ऐसे बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं, इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स सिर्फ पॉजिटिव साइंस नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इकोनॉमिक्स ज़ाहिर है पॉजिटिव साइंस है, ये फैक्ट्स और फिगर को, इकोनॉमिक फैक्ट्स और फिगर्स को बयान करती है। लेकिन इन इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव साइंस नहीं है, बल्कि ये इसके साथ साथ नॉर्मेटिव साइंस भी है। और यकीनन ये बात ठीक भी है कि एक ऐसी साइंस जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइंस हो, जो फैक्ट्स और फिगर को ऐसा बयान कर दे और आपको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड ना करे कि व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी, और किसी भी किस्म की गाइडलाइन ना दे, तो एक ऐसे इल्म की इफादियत कम हो जाती है।
So, the arguments given by the Marshall to prove that economics is not a positive but also a normative science is: economics deals with the evaluation of economic agents from the ethical point of view, and economics deals theories related to man and his problems. आप देखिए कि जो मैन और उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी थ्योरी हो, कोई भी साइंस डील करती हो, वो कभी भी पॉजिटिव साइंस नहीं हो सकती, वो हमेशा एक नॉर्मेटिव साइंस होगी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स डिफरेंट टाइमिंग्स में और डिफरेंट जो है वो सिचुएशन में डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड जो है वो शो करते हैं। उनका बिहेवियर कभी भी हार्ड जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स और रेगुलेशंस के तहत नहीं हो सकता। उनका बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। जो ऐसी सूरत हाल में कोई भी जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बनाए जा सकते, और इसी तरह जो है उस ह्यूमन बींग्स को जो है वो जब तक किसी भी उनके बिहेवियर से मुतालिक गाइडलाइन प्रोवाइड ना की जाए तो वो साइंस, वो सब्जेक्ट इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। एंड इन द सेम वे इकोनॉमिक थ्योरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, एंड इन टेस्टिंग them economists are likely to use subjective value judgment. पॉजिटिव साइंसेस जैसे कि प्योर पॉजिटिव साइंसेस जो हैं जैसे कि बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें जो है वो लैब में हम इसकी टेस्ट अपने रूल्स और रेगुलेशंस को टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब हम सोशल साइंस के रूल्स और रेगुलेशंस को टेस्ट करते हैं तो हम बहुत सारी जो हैं ऐसी सब्जेक्टिव वैल्यू जजमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं और हमें करना पड़ती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक इकोनॉमिस्ट जो है वो कतन ह्यूमन बिहेवियर्स पर, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर कोई भी जजमेंट जो है वो पास नहीं कर सकता। उसके लिए भी जो है वो वैल्यूज डिटरमिन करना पड़ती हैं। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट द इकोनॉमिक्स एज only a positive science is divorced from reality. The science of economics cannot be separated from the normative aspect. Economics as a science is concerned with the human welfare and involves ethical considerations. Therefore, economics is a positive as well as normative science.